बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 175 मुलाहिज़ा फरमाएं। दारा गायब था और जानकी गार के फर्श पर बेइसो हरकत पड़ी थी। मशल की रोशनी में उसके सर के पास जमीन पर खून भी नजर आ रहा था। मुझे सीने में अपना दिल डूबता हुआ महसूस होने लगा। मैं गार के दाने पर खड़ा गार के फर्श पर बेइसो हरकत पड़ी हुई जानकी को देखता रह गया। इस सूरत ने मुझे हकीकतन बदहवास कर दिया था। मैं गार के दाने पर खड़ा फटी फटी सी नजरों से फर्श पर पड़ी हुई बेसु हरकत जानकी को देख रहा था। मशल की कपकपाती जर्द रोशनी में ये मंदिर बड़ा खौफनाक तासर दे रहा था। करीब खड़े हुए ठाकुर ने मेरे बाजू को छुआ तो मैं जैसे होश में आ गया। मैंने ठाकुर की तरफ देखा और दूसरे हील में छलांग लगाकर जानकी के करीब पहुंच गया। जानकी के सर के करीब जमीन पर खून का एक छोटा सा तालाब बन गया था। उसके बाल, एक कान और गर्दन भी खून आलूद थी। आंखें बंद थी और खून ज्यादा बह जाने की वजह से चेहरे पर जर्दी बन गई थी। मैं 1 घंटा जमीन पर टिका उसके करीब खड़ा रहा। एक हाथ उसके सीने पर रख दिया। जीरो बम बता रहा था कि वो जिंदा थी। ठाकुर, मैं ये कहते हुए एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। तुम इसे देखो, होश में लाने की कोशिश करो। मैं उस मरदूद को देखता हूँ, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मैंने एक तरफ पड़े हुए थैले में से टार्च निकाली और गार से बाहर निकल आया। मैं टार्च की रोशनी में तकरीबन दौड़ते हुए उस तंग से रास्ते से नीचे आ गया जिससे हम ऊपर गए थे। पहाड़ी के दामन में पहुंचकर मैं रुक गया और ऊपर इधर उधर देखते हुए सोचने लगा कि एक लंगड़ा आदमी अपनी जान बचाने के लिए कितनी दूर और किस तरफ जा सकता है। मैदान की तरफ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। उस तरफ लोगों की हलचल मची हुई थी। अगर वो लंगड़ाता उस तरफ जाता तो दूसरों की नजरों में आ सकता था। इसमें शुबा नहीं कि उसे किसी की मदद की जरूरत थी, लेकिन जख्मी हालत में मदद के लिए किसी के पास जाने का मतलब ये होता है कि वो खुद फंस जाता। वो उस तरफ नहीं जा सकता था। उसे उन पहाड़ियों के किसी गार ही में पनाह मिल सकती थी। मैं मैदान की तरफ जाने की बजाय मुखालिफ समत में दौड़ पड़ा और टार्च की रोशनी में इधर उधर देखता रहा। दारा और जानकी को इस गार में छोड़कर जाने के बाद हमें वापसी में 2 घंटे लग गए थे, लेकिन ये वाकया हमारे जाने के फौरन बाद ही पेश नहीं आया होगा। जानकी के सर के करीब जमीन पर जमा खून ताजा था। अगर उसके सर पर 2-3 घंटे पहले जरब लगाई गई होती तो खून जम चुका होता। ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट, और मैं अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि 20-25 मिनट में दारा कितनी दूर जा सकता है। मैं तकरीबन आधे घंटे तक आसपास की पहाड़ियों में उसे तलाश करता रहा, लेकिन उससे कुछ पता न चला। रात के अंधेरे में इन पहाड़ियों में किसी को तलाश कर लेना आसान नहीं था। दूसरी तरफ मुझे जानकी का भी ख्याल था। मैं दारा की तलाश तर्क करके उस गार में वापस आ गया। जानकी होश में आ चुकी थी और ठाकुर ने एक थैले में से कपड़ा निकालकर उसके सर पर पट्टी बांध दी थी। जानकी दीवार से टेक लगाए बैठी थी। उसकी आंखें बंद थी और वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। आवाज सुनकर उसने आंखें खोल दी। ठाकुर भी सवालिया निगाहों से मुझे देखने लगा। रात के अंधेरे में इन पहाड़ियों में उसे तलाश करना मुमकिन नहीं। मैंने ठाकुर की तरफ देखते हुए कहा, लानत भेजो उस पर। ठाकुर बोला, जानकी के सर पर घाव शदीद है। खून बहना अगरचे बंद हो गया है, लेकिन इसे फौरी तिब्बी इमदाद की जरूरत है। मैदान में 2-3 जगहों पर मेडिकल कैंप भी हैं। इसे वहां लेकर चलो। अपना सामान समेटो और ये टार्च संभालो। मैं जानकी को उठाता हूँ। मैंने ये कहते हुए टार्च ठाकुर की तरफ बढ़ा दी। ठाकुर थैला समेटने लगा। मैंने झुककर जानकी को उठा लिया। उस पर गुनूदगी सी तारी हो रही थी। उसका जिस्म एकदम ढीला पड़ गया। मैं ठाकुर के पीछे टार्च की रोशनी में तंग से पत्थर से रास्ते पर पैर रपट जाने से 2 मरतबा गिरते गिरते बचा था और हमवार जगह पर आते ही मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। मैदान में अब भी जगह जगह मशलें रोशन थी। उनकी मुखालिफ समतों से मौसीकी की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। लोग भूल गए थे कि चंद घंटे पहले यहाँ 6 कत्ल हो चुके थे। तुम यहाँ रुको, मैं उस तरफ देखता हूँ। ठाकुर ने मुझे रुकने का इशारा किया। उस तरफ मैंने सुबह एक कैंप देखा था। मैं जाकर मालूम करता हूँ। रुकने की जरूरत नहीं, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। किसी से मालूम कर लेंगे, मैंने जवाब दिया और ठाकुर के पीछे पीछे चलता रहा। बिलाखिर हम उस छूलदारी के पास पहुंच गए जिसके ऊपर एक बांस पर एक दूसरे को क्रॉस करती हुई सुर्ख लकीरों वाला सफेद झंडा लगा हुआ था। छूलदारी काफी कुशादा थी और उसमें स्प्रिंग वाले 4 सिंगल बेड बिछे हुए थे। एक बेड पर एक साधु किस्म का आदमी करवट के बल लेटा बीड़ी के कश लगा रहा था। बाकी 3 बेड खाली थे। छूलदारी के अंदर की तरफ शुरू ही में एक छोटी मेज थी और दोनों तरफ कुर्सियों पर बैठे हुए 2 आदमी ताश खेल रहे थे। मेज की दूसरी तरफ लकड़ी का एक संदूक रखा हुआ था। मैंने जानकी को एक बेड पर लिटा दिया। इन 2 आदमियों ने हमारी तरफ देखा, मगर उन दोनों में से किसी ने भी ताश के पत्ते हाथ से नहीं छोड़े थे। वैसे शक्ल और सूरत से उन दोनों में से कोई भी डॉक्टर नहीं लगता था। तुम में डॉक्टर कौन है? डॉक्टर ने उसे घूरते हुए कहा। डॉक्टर तो उधर मुजरा देख रहा है, हम तो टाइम पास करने के लिए इधर बैठ गए थे। वैसे छोकरी को क्या हुआ है? उनमें से एक ने पूछा। पहाड़ी से गिर गई थी, सर में चोट लगी है, ठाकुर ने कहा। वरी हमको चिड़िया बनाता है, दूसरा आदमी बोला। ऐसा क्यों नहीं बोलता कि छोकरी को पटा कर ले गया था? और उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही ठाकुर का जोरदार घूंसा उसके जबड़े पर लगा और वो चीखता हुआ कुर्सी समेत पीछे उलट गया। मेरा ख्याल था कि यहाँ एक नया हंगामा शुरू हो जाएगा और मैंने फौरन ही अपने आप को इस हंगामे से नबर्द आदमा करने के लिए तैयार कर लिया, लेकिन मेरा ख्याल गलत निकला। घुंसा खाने वाले उठकर वहां से इस तरह भागा जैसे एक लम्हे की भी ताखीर हुई तो उस पर क़यामत टूट पड़ेगी।
दूसरा आदमी भी बदहवास होकर उठ गया था। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए ताश के पत्ते भी नीचे फेंक दिए। शांति शांति महाशय जी। वो फौरन ही बोल पड़ा, वो वाकई चिड़िया है। अच्छा हुआ आपने उसे एक हाथ जड़ दिया। आप इधर बैठो, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। उसने जल्दी से उल्टी हुई कुर्सी भी सीधी कर दी। जल्दी से बुला कर लाओ। कहाँ है डॉक्टर? ठाकुर के हल्क से घुर्राहट निकली। वो आदमी फौरन ही शूलदारी से निकलकर एक तरफ दौड़ गया। उसकी वापसी में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। वो अकेला नहीं था, उसके साथ दरमियाने कद का एक अधेड़ उम्र आदमी भी था, जिसने सफेद धोती और जर्द रंग का कुर्ता पहन रखा था। गले में रंग बिरंगे मोतियों की एक माला भी थी। माथे पर सुर्ख टीका भी लगा हुआ था और अगरचे क्लीन शेव था, लेकिन गालबन 2 दिन से शेव नहीं बनाया था। उसने दोनों हाथ उठाकर हमें प्रणाम किया और फौरन ही जानकी की तरफ मुतवज्जो हो गया। उसने कुर्ता की जेब से चाबियों का गुच्छा निकाल कर एक चाबी मुंतखब करके लकड़ी के संदूक का ताला खोला और संदूक में से कुछ चीजें निकाल कर मेज पर रखने लगा। सबसे पहले उसने कैंची उठाकर जानकी के कुछ बाल काट दिए। बाईं कान से तकरीबन 2 इंच ऊपर 1.5 इंच लंबा जख्म था। लगता किसी तेजधार चीज से जरब लगाई गई है। बालों ने बचा लिया, लेकिन फिर भी घाव खासा गहरा है। डॉक्टर जख्म का मुआयना करते हुए बोल रहा था, यहाँ तो मैं सिर्फ फर्स्ट एड ही दे सकता हूँ। घाव पर टांके लगेंगे और इसे फौरी तौर पर शहर के हॉस्पिटल ले जाना होगा। मैंने ठाकुर की तरफ देखा। वो परेशान तो पहले ही था। आंखों में मजीद तशवीश उभर आई। शहर जाने के लिए हमारे पास कोई सवारी नहीं थी। अचानक मेरे जहन में इंस्पेक्टर विनोद पांडे का ख्याल उभर आया। ठीक है डॉक्टर, तुम इस वक्त हमारी जो भी मदद कर सकते हो जरूर करो, मैंने कहा। और ठाकुर तुम यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। मैं चूलदारी से निकलकर अंदर की तरफ भागने लगा। मुझे यकीन था कि इंस्पेक्टर विनोद पांडे मंदिर ही में होगा और वो हमारी मदद जरूर करेगा। मंदिर में यात्रियों का रश था। मौसीकी की आवाजों के साथ काली के भजन गाने की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। यात्रियों के हुजूम में इंस्पेक्टर पांडे को तलाश करने में मुझे खासी दुश्वारी पेश आई। मेरी दोस्त पहाड़ी से गिर गई थी। उसे सर पर शदीद चोट आई है। मैंने उसका सामना करते ही कहा, हमें इस वक्त तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझसे जो हो सकेगा करूंगा। कहो मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? इंस्पेक्टर पांडे ने कहा। जानकी को शहर ले जाने के लिए गाड़ी की जरूरत है, मैंने कहा। अगर उसे फौरी तौर पर हॉस्पिटल ना ले जाया गया तो उसकी हालत बिगड़ जाएगी। कहाँ है वो? चलो मेरे साथ, इंस्पेक्टर पांडे ने कहा और करीब खड़े हुए अपने एक आदमी को भी साथ आने का इशारा किया। जब हम मेडिकल कैंप वाली शूलदारी में पहुंचे तो डॉक्टर जानकी के जख्म की बैंडेज कर चुका था। इंस्पेक्टर पांडे ने डॉक्टर से 1-2 बातें की और फिर आदमी को गाड़ी लेने के लिए भेज दिया। 5 मिनट बाद उसकी जीप शूलदारी के पास आकर रुकी। तुम लोग इसके साथ चले जाओ, मैं मंदिर में जाकर प्रार्थना करता हूँ कि देवी जी जल्दी अच्छी हो जाएं, इंस्पेक्टर पांडे ने कहा। जानकी इस वक्त होश में थी। उसने हाथ जोड़कर इंस्पेक्टर पांडे का शुक्रिया अदा किया। मैं जानकी को गोद में उठाकर जीप की पिछली सीट पर लिटा दिया और खुद उसके सामने वाली सीट पर बैठ गया। ठाकुर ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गया। इस वक्त तेज हवा चल रही थी और हर तरफ रेत उड़ रही थी। दूसरों को गोलियां देकर मैं अपने बारे में भी अंदाजा लगा सकता था। मैदान से निकलकर पहाड़ी की दूसरी तरफ आते ही जीप की रफ्तार तेज हो गई। जीप को लगने वाले झटकों से जानकी करा उठी। उसके लिए सीट पर सर रखना मुमकिन नहीं था। मैं जानकी की सीट पर आ गया और उसका सर अपनी गोद में रख लिया ताकि उसे कम से कम झटके लग सके। पहाड़ियों से निकलकर पुख्ता सड़क पर आते ही जीप तूफानी रफ्तार से सारसका की तरफ दौड़ने लगी। वो पुलिस का ड्राइवर था और इस किस्म की हंगामी सूरत से निमटना जानता था। वैसे भी इस वक्त सड़क सुनसान थी और उसे तेज रफ्तारी में कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। हम आधे वक्त में सारसका पहुंच गए। जीप हॉस्पिटल के सामने पहुंचकर रुक गई। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। डॉक्टर को भी घर से बुलाना पड़ा। ठाकुर रूपमती और बिमला को भी इस सूरत से आगाह करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि वह इस वक्त सो रही थी और उन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं था। 1 घंटे में डॉक्टर अपने काम से फारिग हुआ। जानकी के जख्म पर 60 टांके लगे थे। उसे इंजेक्शन भी लगा दिया गया था और वो नींद में चली गई थी। मैं और ठाकुर इमरजेंसी रूम के बाहर राहदारी में पड़ी हुई बेंचों पर लेट गए। मुझे कुदरत के इस मजाक पर हंसी आ रही थी। हमारे परिवार के 5 अफराद इस हॉस्पिटल में दाखिल थे। हम दारा और बलवंती की तलाश में यहाँ आए थे और ये मुहिम हमारे लिए बड़ी महंगी साबित हुई थी। ठाकुर तो बेंच पर लेटने के थोड़ी देर बाद सो गया और मैं जानकी के बारे में सोचता रहा। मैं दारा को समझ में एक बार फिर गलती कर गया था। मैंने उसकी एक टांग तोड़ दी थी और मेरा ख्याल था कि जानकी उसे कोई हरकत नहीं करने देगी, लेकिन मामला इसके बिल्कुल बरक्स निकला। अगर हमें कार में वापस पहुंचने में मजीद देर हो जाती तो जानकी खत्म हो चुकी होती। ये तो जानकी के होश में आने के बाद ही मालूम हो सकता था कि दारा ने उसे किस तरह जख्मी किया था और वो किस तरह वहां से भागा था। भैया ये सब कुछ सोचते हुए सो गया। सुबह 6:30 बजे के करीब हॉस्पिटल में लोगों की आमदोरफ्त शुरू होगी। हमें भी उठ जाना पड़ा। मैंने इमरजेंसी रूम में जाकर देखा जानकी भी जाग रही थी। उसके चेहरे पर जर्दी थी। मुझे देखकर उसके होंठों पर बहुत खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। कैसी हो? मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए पूछा। जानकी बल्कि झपक कर रह गई। उस वक्त एक नर्स कमरे में दाखिल हुई और टेम्परेचर लेने के लिए उसने थर्मामीटर जानकी के मुंह में डाल दिया। चंद मिनट बाद नर्स वापस जाने लगी तो मैंने पूछ लिया, अब मरीजा की कैफियत क्या है? ज्यादा तजवीज की बात तो नहीं है, घाव ठीक हो जाएगा, बस चंद रोज लगेंगे, नर्स ने कहा। डॉक्टर किस वक्त आएगा? मैंने दरियाफ्त किया। 8 बजे, नर्स ने जवाब दिया। क्या ये यहीं रहेगी? मैंने जानकी की तरफ इशारा किया। कोई कमरा खाली नहीं, इन्हें थोड़ी देर बाद वार्ड रूम में मुंतकिल कर दिया जाएगा, नर्स ने जवाब दिया।
वार्ड की हालत में चंद रोज पहले देख चुका था। हॉस्पिटल का माहौल तो वैसे ही वहशतनाक होता है, लेकिन सर्जरी वार्ड में तो दाखिल होते ही कराहियत सी महसूस होने लगती है। हमारी एक और मरीजा भी इस हॉस्पिटल में मौजूद है। मैंने कहा, क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि इसे भी वार्ड की बजाय उसी कमरे में मुंतकिल कर दिया जाए? नर्स मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। एक नहीं, आपके तो कई मरीज इस हॉस्पिटल में हैं। मैं सिस्टर से बात करती हूँ। उन्होंने कहा था कि इन्हें उसी कमरे में मुंतकिल कर दिया जाए। मैं नर्स के साथ ही इमरजेंसी रूम से बाहर आ गया। ठाकुर भाई की रायदारी में नजर नहीं आया। मेरा ख्याल था कि वो रूपमती वाले कमरे में चला गया होगा। मैं उस तरफ जाने के लिए दूसरी रायदारियों में मुड़ा तो सामने से आती हुई बिमला मुझे देखकर चौंक गई। उसके हाथ में कुछ बर्तन थे और वो चाय बनाने के लिए किचन की तरफ जा रही थी। अरे हिम्मत सिंह, उसके लहजे में हैरत थी। ये क्या उलिया बना रखा है? वापस कब आए? जानकी, ठाकुर कहाँ है? जानकी तो इधर ही है और मैं ठाकुर के बारे में तुमसे दरियाफ्त करने वाला था। क्या वो तुम्हारे कमरे में नहीं आया? मैंने पूछा। नहीं ठाकुर जी, इधर तो नहीं आए। और जानकी दीदी कहाँ है? उसने पूछा। वो बात दरअसल ये है कि मैं उसे बताते हुए झिझक रहा था। जानकी जख्मी है और इमरजेंसी रूम में पड़ी है। हम लोग रात को यहाँ आ गए थे। क्या हुआ जानकी दीदी को? बिमला का चेहरा एकदम धुआं हो गया। सर पर चोट लग गई थी, अब कुछ बेहतर है। और रूपमती कैसी है? मैंने पूछा। पहले से अच्छी है। जानकी दीदी को क्या हुआ? कैसी जख्मी हुई वो? परेशानी की बात नहीं, थोड़ी देर बाद उसे रूपमती वाले कमरे में मुंतकिल कर दिया जाएगा। मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, आओ मेरे साथ आओ, मैंने कहा। बिमला भी मेरे साथ कमरे में आ गई। रूपमती जाग रही थी। मुझे देखकर वो मुस्कुरा दी। अरे हिम्मत सिंह, वो धीमे लहजे में बोली, ये क्या उलिया बना रखा है तुमने? क्यों, क्या हुआ? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। कुछ नहीं हुआ, बस यूं लगता है जैसे तुम किसी खुदाई से बरामद हुए हो। ये जुमला रूपमती की बजाय बिमला ने कहा था। हम 3 दिन रेगिस्तानी पहाड़ियों में रहे थे, जहाँ हर वक्त रेत उड़ती रहती है, और इन 3 दिनों में हमें नहाने का तो क्या मुंह धोने का मौका भी नहीं मिला। अपने कपड़ों को देखकर मैं अपनी हालत का अंदाजा लगा सकता था। और फिर मैंने ठाकुर और दूसरे लोगों को भी देखा था। बिमला ने गलत नहीं कहा था। मैं यकीनन ऐसा ही लग रहा हूँ जैसे किसी खुदाई से बरामद हुआ हूँ। मैंने रूपमती को जानकी के बारे में बताया तो उसके चेहरे पर भी अफसुर्दगी सी छा गई। बिमला तो बहुत मुजरिब हो रही थी। वो जानकी से बहुत ज्यादा हटाई थी। उसकी बेकली देखकर मैं अंदाजा लगा सकता था कि वो जल्द से जल्द जानकी के पास जाना चाहती थी। मैं रूपमती से बातें कर रहा था। इसी दौरान में ठाकुर भी आ गया और उसे देखकर मैं चौंके बगैर ना रह सका। और अब ये बात भी मेरी समझ में आ गई कि सुबह होते ही ठाकुर कहाँ गायब हो गया था। वो सुबह उठते ही हट पर चला गया था। बिमला को हट से हॉस्पिटल मुंतकिल करने के बाद उस रोज जब हम मेले के लिए रवाना होने लगे थे तो हट की चाबियां ऐसी जगह पर रख दी गई थी कि बाद में अगर बिमला को भी वहां जाना होता तो उसे परेशानी ना होती। वो ठाकुर सुबह उठते ही वहां चला गया था और नहा धोकर बिल्कुल फ्रेश होकर आया था। हम बातें कर रहे थे और बिमला चुपके से कमरे से निकल गई। और फिर 15-20 मिनट बाद बाहर से किसी ने कमरे का दरवाजा पूरी तरह खोल दिया और 2 वार्ड बॉयज स्ट्रेचर को धकेलते हुए अंदर ले आए। बाहर खड़ी हुई बिमला तेजी से आगे आ गई और नर्स के साथ मिलकर जानकी को खाली बेड पर मुंतकिल कर दिया। वार्ड बॉयज खाली स्ट्रेचर को धकेलते हुए बाहर ले गए। अब मैं चाय बनाकर लाती हूँ। बिमला ने एक तरफ मेज पर रखे हुए बर्तन उठा लिए और मुस्कुराते हुए बाहर चली गई। जब तक उसने जानकी को नहीं देखा था बहुत बेचैन रही थी और अब वो कदरे मुतमईन दिखाई दे रही थी। आधे घंटे बाद वो चाय बनाकर ले आई। रूपमती और जानकी को उसने सहारा देकर बिठाया और चाय के कप उनके हाथों में थमाकर खुद भी जानकी के बेड पर आलती पालती मारकर बैठ गई। क्या अब तुम बात कर सकती हो? तुम्हें बोलने में तकलीफ तो नहीं हो रही? मैंने सवालिया निगाहों से जानकी को देखा। हाँ, ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही, जानकी ने चाय की चुस्की लेते हुए जवाब दिया। तो फिर शुरू हो जाओ, मैंने कहा। दारा तो बेहोश था और मैंने उसकी एक टांग भी तोड़ दी थी। वो तुम्हें जख्मी करके कैसे फरार हो गया? मैं गार के दाने पर बैठी हुई थी। मेरा रुख बाहर की तरफ था। जानकी ने कहना शुरू किया। इसी दौरान में मैंने कई बार मुड़कर दारा की तरफ देखा। 1.5 घंटा गुजर गया। वो मुसलसल बेहोश पड़ा हुआ था। मुझे शुबा हुआ कहीं वो खत्म ही तो नहीं हो गया। यही सोचकर मैं उसे देखने के लिए अपनी जगह से उठकर उसके करीब आ गई। मैंने उसके दिल की धड़कन महसूस करने के लिए जैसे ही उसके सीने पर हाथ रखा, उसने मेरा हाथ पकड़कर जोर से झटका दिया। मैं उसके ऊपर से कलाबाजी खाती हुई दूसरी तरफ गिरी। मेरे संभलने से पहले ही वो बड़ी फुर्ती से उठकर बैठ गया। तुम्हारा दिया वो पिस्तौल अभी तक मेरे हाथ में था। मैंने फायर कर दिया। गोली उसके सर के करीब से गुजर गई। दारा ने मुझे दूसरा फायर करने का मौका नहीं दिया। उसने मेरी कलाई पर खड़ी हथेली का वार किया। पिस्तौल मेरे हाथ से निकलकर गिर गया। दारा ने पिस्तौल उठाने की कोशिश की तो मैंने पिस्तौल को ठोकर मारकर उसे दारा की पहुंच से दूर कर दिया। दारा ने मेरा गला दबोच लिया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को उसकी गिरफ्त से छुड़ाया। हम दोनों एक दूसरे को रगीते हुए गार के दहाने के करीब आ गए। इसी दौरान में मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो एक टांग को ज्यादा हरकत दे रहा था। मैंने उसकी मदरूब टांग पकड़कर जोरदार झटका दिया। दारा चीख उठा। उसने दूसरी टांग से मुझे पीछे धकेल दिया। मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि दारा एक पत्थर उठाकर हमला आवर हुआ। मैंने बचने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सकी। पत्थर मेरे सर पर लगा। मैं लटखटाकर पुश्त के बल गिरी। मेरी आंखों के सामने पहले तो नीली पीली चिंगारियां नाचती हुई नजर आई और फिर मेरा ज़हन तारीकी में डूबता चला गया। वो खामोश होकर मेरी तरफ देखने लगी, फिर बोली, कहाँ गया वो? कुछ पता नहीं चला उसका। नहीं, मैंने नफी में सारी ला दिया।
उसे समझने में एक बार फिर मुझसे गलती हो गई। लंगड़ा होने के बावजूद वो रात की तारीकी से फायदा उठाकर पहाड़ियों में गायब हो गया। बहरहाल हम वक्त पर वापस पहुंच गए थे और तुम्हें बचा लिया गया। इंस्पेक्टर पांडे हमारे काम आ गया। अगर उसकी जीप ना मिलती तो तुम्हें यहाँ लाने में बड़ी मुश्किल होती। इंस्पेक्टर पांडे से मुलाकात होगी तो मैं खुद उसका शुक्रिया अदा करूंगी। बहुत अच्छा आदमी है वो, जानकी ने कहा। आज वहाँ काली की पूजा का आखिरी दिन है। मेरा ख्याल है कि दोपहर तक वो भी वापस आ जाएगा, मैंने जवाब दिया। चाय पीने के बाद मैं हट की तरफ जाने लगा तो बिमला भी मेरे साथ जाने को तैयार हो गई। वो भी 3 दिन से हॉस्पिटल ही में रह रही थी। उसे अपने कपड़े वगैरह लेने थे और कुछ और काम भी थे। उसने मैले कपड़े और फालतू चीजें थैले में डाल दी और हम दोनों हॉस्पिटल से बाहर आ गए। हॉस्पिटल के गेट से निकलते ही हमें ऑटो रिक्शा मिल गया जिसने चंद मिनट में हमें हमारी मंजिल पर पहुंचा दिया। चाबियों को गुच्छा हट के बरामदे में एक मखसूस जगह पर रखा हुआ था। मैंने चाबी उठाकर दरवाजा खोला और हम अंदर दाखिल हो गए। मैंने फौरन ही अपने कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। बाथरूम में आकर आईने में अपने आप का जायजा लिया तो मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वाकई मैं ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी खुदाई से बरामद हुआ हूँ। मैं तकरीबन 1 घंटे बाद अपने कमरे से निकला। उस वक्त मैं अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। मैंने बिमला वाले कमरे में जाकर देखा वो बाथरूम में थी। दरवाजा चंद इंच के करीब खुला हुआ था और अंदर से पानी गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं लाउंज में आकर सोफे पर बैठ के और एक बार फिर सूरत का जायजा लेने लगा। अब तक मायूसियां ही हिस्से में आई थी। तारा एक बार फिर हाथ से निकल गया था। यहाँ आने का एक फायदा ये जरूर हुआ था कि रूपमती को उसके दुश्मन बलवंत सिंह से निजात मिल गई थी, लेकिन मेरा दुश्मन एक बार फिर बच निकला था। हिंदुस्तान में उसे बलवंत सिंह जैसे लोग मिल गए थे और मेरा ख्याल था एक बलवंत सिंह के खत्म हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी। दारा बहुत चालाक और अय्यार आदमी था। उसने बैंकॉक में टाइगर और पेडुरु जैसे बदमाशों को अपना मती बना रखा था। किम और चीफ आंग जैसे गैंगस्टर उसके इशारों पर नाचते रहे थे। हिंदुस्तान के पंडित और गुंडे तो उसके सामने कुछ भी नहीं थे। दारा उनसे काम लेने के गुर जानता था। एक बलवंत सिंह मर गया तो क्या हुआ, उसे तो कदम कदम पर बलवंत सिंह जैसे लोग मिल सकते थे। मैं भी ये सब कुछ सोच ही रहा था कि आहट सुनकर मेरे ख्यालात मुंतशिर हो गए। मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो मेरा दिल उछलकर खल्क में आ गया और मैं अपने आप को बिखरता हुआ महसूस करने लगा। वो बिमला थी। उसे देखकर मेरा दिल धड़कना भूल गया था। बिमला को मैंने पहले भी कई मर्तबा नीम मुरियां लिबास में देखा था। इस वक्त उसने जो नहायत मुख्तसर सा लिबास पहन रखा था वो मेरी समझ में नहीं आ सका था। अलबत्ता उसे देखकर मैं कुछ देर के लिए तो सांस लेना ही भूल गया था। वो बहुत हसीन थी, दरमो नाजक कोमल सी थी। कुदरत के हाथों बहुत एहतियात से तराशा हुआ बदन और रंगत ऐसी जैसे मैदान में गुलाबी रंग खोल दिया गया हो। उसकी आंखों में सितारों जैसी चमक थी और होंठों पर बड़ी दिलफरेब सी मुस्कुराहट थी। उसके एक हाथ में प्लास्टिक की बाल्टी थी जिसमें धुले हुए कपड़े भरे हुए थे। मेरे करीब पहुंचकर उसने बाल्टी नीचे रख दी। हिम्मत सिंह जी, वो मुस्कुराते हुए बोली, थोड़ी सी हिम्मत करो और ये कपड़े बाहर धूप में डाल दो। मैं जैसे ख्वाब देख रहा था। उसकी आवाज सुनकर एकदम उछल पड़ा और उसकी तरफ से नजरें चुराने की कोशिश करते हुए बाल्टी उठाकर बाहर निकल गया। बाहर कपड़े सुखाने के लिए कोई रस्सी वगैरह नहीं थी। मैंने तमाम कपड़े लान में घास पर फैला दिए। उनमें बिमला के अपने कपड़े भी थे और रूपमती के भी। मैं खाली बाल्टी लेकर अंदर आया तो बिमला अपने कमरे में जा चुकी थी। उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने बाल्टी दरवाजे के अंदर की तरफ रख दी और वापस आकर सोफे पर लेट गया। मुझे जंगल की वो रात याद थी जो हमने एक गार में गुजारी थी। बिमला ने उस रात आपे से बाहर होने की कोशिश की थी। शायद मैं भी बहक जाता, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से न सिर्फ अपने आप को बल्कि उसे भी दलदल से गिरने से बचा लिया था। उसके बाद घर में जानकी और रूपमती की मौजूदगी में बिमला को कभी ऐसी कोई हरकत करने का मौका नहीं मिला था और आज उसे कुछ आज़ादी मिल गई थी। बिमला बहुत मासूम लड़की थी। जिस्मानी तौर पर वो एक भरपूर जवान लड़की थी, लेकिन अभी उसे इतना शऊर हासिल नहीं हुआ था कि अच्छाई और बुराई में तमीज कर सकती। वो जिंदगी को एक खेल समझकर इससे खेलना चाहती थी और वो बिल्कुल नहीं जानती थी कि ऐसा खेल शुरू हो जाए तो उसे रोकना मुमकिन नहीं होता। लेटे लेटे मेरी आंखें बंद होने लगी। पिछली रात भाग दौड़ में गुजरी थी और मैं 1 मिनट को भी नहीं सो सका था और फिर सुबह पता नहीं चला कि मैं कब नींद की आगोश में पहुंच गया। मेरी आंखों तो नजर सामने दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ उठ गई। दोपहर के 4 बज रहे थे। बेड बढ़ाकर उठ गया। पूरा दिन सोते में गुजर गया था। हम हट से निकले तो 5:30 बज रहे थे। सड़क पर आते ही हमें ऑटो रिक्शा मिल गया और हम चंद मिनट में हॉस्पिटल पहुंच गए। कमरे में कदम रखते ही मैं ठिठक गया। इंस्पेक्टर जामनी दास और एसीपी भिंडारी कुर्सी पर बैठे हुए थे। वो दोनों सादा लिबास में थे, लेकिन थे तो बहरहाल पुलिस ऑफिसर। उन्हें देखते ही मेरा माथा ठिनका और मेरे जहन में अचानक ये ख्याल आया कि हो ना हो ये लोग जानकी के सिलसिले में यहाँ आए हैं। काली की मंदिर वाली पहाड़ी में हमने इंस्पेक्टर पांडे को यही बताया था कि जानकी पहाड़ी से गिर गई थी और पत्थर लगने से सर पर चोट लगी थी और यहाँ हॉस्पिटल में भी यही कहानी सुनाई थी। पुलिस का एक आदमी हमें हॉस्पिटल छोड़कर चला गया था। मैं तो सुबह 9 बजे के करीब बिमला को लेकर चला गया था और मुमकिन है बाद में हॉस्पिटल की इंतजामिया ही ने पुलिस को इस सिलसिले में इतला दी हो और शायद ये दोनों ऑफिसर इसी सिलसिले में यहाँ आए हों। लेकिन मेरा यह खदशा बेबुनियाद साबित हुआ। यहाँ तो मामला ही कुछ और निकला।
भंडारी साहब एक बहुत दिलचस्प खबर लेकर आए हैं, ठाकुर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। और मेरा ख्याल है वो खबर गंगोली चौधरी वाले केस के सिलसिले में होगी। मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला और मुझे अपनी बात पर खुद भी हैरत हो रही थी। उन दोनों पुलिस अफसरों को देखकर मैंने गंगोली चौधरी के बारे में तो कुछ सोचा भी नहीं था, लेकिन लाशऊर में दबी हुई ये बात अचानक ही उभर कर सामने आ गई। गंगोली चौधरी से भी ज्यादा दिलचस्प ठाकुर बोला। गंगोली चौधरी के हवाले से भी एक खबर है। भंडारी ने कहा, आपको याद होगा कि गंगोली चौधरी का एक साथी जख्मी होकर जंगल में फरार होने में कामयाब हुआ था। अब हमारी ताजा तरीन इतला के मुताबिक चंद रोज जंगल में एक बेल कबीले में छुपे रहने के बाद वो कोट पतली की तरफ निकल जाने में कामयाब हो गया है। और इतला ये है कि वो उस इलाके के नामी ग्रामीण डाकू चोरन सिंह से राब्ता करने की कोशिश कर रहा है ताकि पुलिस से गंगोली चौधरी और अपने दूसरे साथियों के कत्ल का बदला ले सके। पुलिस के अलावा तुम्हारा नाम भी उसके जहन में महफूज है। क्या यही वो दिलचस्प खबर है जिसे सुनाने के लिए आप लोगों ने यहाँ आने की जहमत की? मैंने सवालिया निगाहों से भंडारी और इंस्पेक्टर जामनी दास की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, वो दूसरी खबर है। उन दोनों के बजाय ठाकुर बोला, शायद आप लोग मुझे तजस्सुस में रखना चाहते हैं। मैंने कहा, मैं उनके सहेली बूझ पहेली वाले इस अंदाज से कुछ उलझन महसूस करने लगा था। इंस्पेक्टर पांडे काली के मंदिर से करोड़ों रुपए का माल और नकदी लेकर फरार हो गया है। ठाकुर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या? मैं इस तरह उछल पड़ा जैसे मेरे पैरों के करीब बम फटा हो। तुम शायद मजाक कर रहे हो। ये इतला मुझे उन पुलिस अफसरों ने दी है और ये हजरात इस सिलसिले में हमसे कुछ मालूमात हासिल करने आए हैं। ठाकुर ने जवाब दिया। ये वाकई मजाक नहीं था, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था। इंस्पेक्टर पांडे एक जिम्मेदार, फर्ज शनास और दयानतदार आदमी था। कई रोज पहले जब गंगोली चौधरी के आदमी शहर से यात्रियों को उठाकर जंगल में ले गए थे तो इंस्पेक्टर पांडे ही पुलिस की कार्रवाई में पेश था और फिर मेरे बाद पुलिस पार्टी भी वही लेकर जंगल में गया था। खतरनाक डाकू के इस गिरोह का कला करने में उसने नहायत अहम किरदार अदा किया था। आखिरी दिन जब गंगोली चौधरी से मेरी फैसला कुन जंग हो रही थी तो इंस्पेक्टर पांडे ही था जिसने ऐन वक्त पर वहां पहुंचकर मेरी जान बचाई थी। मैं उस वक्त जिंदगी के नाजुक और संगीन तरीन लम्हा से दो चार था तो इंस्पेक्टर पांडे ही ने मेरी मदद की थी, वरना शायद गंगोली चौधरी की बजाय मेरी लाश जंगल में पड़ी सड़ रही होती। इंस्पेक्टर पांडे जंगल में 2 दिन हमारे साथ रहा था। जंगल में गुजारे गए उन 2 दिनों के दौरान में बिमला अगरचे नीम उरियान लिबास में रही थी, मगर इंस्पेक्टर पांडे की शराफत की इंतहा ये थी उसने कभी नजर भर कर भी बिमला की तरफ नहीं देखा था। और फिर चंद रोज पहले ठाकुर और रूपमती का एक्सीडेंट हुआ तो मैं समझता हूँ कि रूपमती की जान बचाने में भी उसने अहम किरदार अदा किया था। ठाकुर रूपमती की जान बचाने के लिए हॉस्पिटल में लोगों से खून का एक कतरा हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका था। लोगों के सामने मेरी अपील भी बेअसर साबित हुई थी। और फिर वो इंस्पेक्टर पांडे ही था जिसने मेरा हाथ उठाकर लोगों को बताया था कि वो मैं ही हूँ जिसने उन लोगों को गंगोली चौधरी जैसे अजाब से निजात दिलाई थी। मैं अगर यही बात कहता तो शायद इसका इतना असर ना होता या ये लोग यकीन ही ना करते, लेकिन इंस्पेक्टर पांडे के अल्फाज ने उन्हें झुंझोड़ कर रख दिया और लोग खून देने के लिए लाइन में लग गए थे। और कल रात ही की तो बात थी कि उसने जानकी की हालत देखकर हमें आधी रात के वक्त अपनी जीप पर शहर भेजने का बंदोबस्त किया था। अगर वो हमारी मदद ना करता तो जानकी की हालत बिगड़ जाती। एक फर्ज शनास, जिम्मेदार और शरीफ पुलिस अफसर, ये इस किस्म का दूसरा आदमी था जो मेरी नजरों में आया था। सिंगापुर में इंस्पेक्टर चियांगशू मुझे अब भी याद था और हकीकत ये है कि इंस्पेक्टर पांडे से मिलकर मुझे इंस्पेक्टर चियांगशू याद आ गया था। अगर इंस्पेक्टर चियांगशू के बारे में ऐसी कोई बात कही जाती तो मैं कभी यकीन ना करता। हिंदुस्तान की पुलिस में इंस्पेक्टर पांडे भी तो ऐसा था जो मिसाली किरदार का मालिक था और इस वक्त उसके बारे में जो बात कही जा रही थी उस पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। ये मजाक नहीं, ये हकीकत है। एसीपी भंडारी की आवाज सुनकर मैं अपने ख्यालात से चौंक गया। वो कह रहा था, इंस्पेक्टर पांडे पहाड़ी में वाक़े काली के मंदिर में 2 पंडितों को मौत के घाट उतार कर वहां से करोड़ों रुपए मालिक के जेवरात, सोने की मूर्तियां, भीड़ में दी जाने वाली दूसरी चीजें और लाखों रुपए की नकदी लेकर फरार हो गया है। उसके साथ पुलिस के 3 आदमी और भी हैं और वो इस जुर्म में बराबर के शरीक है। यकीन नहीं आ रहा। मेरे दिमाग में अब भी सनसनाहट होने लगी थी। आपको कैसे पता चला और ये इतला कब मिली? आज दोपहर 2 बजे के करीब, भंडारी ने जवाब दिया। जो कांस्टेबल गुज़िश्ता रात आप लोगों को यहाँ लेकर आया था उसे सुबह वापस जाना था, लेकिन सुबह उसकी जीप खराब हो गई। कोई बड़ा ही नुक्स था। जीप का इंजन खोलना पड़ा और उस कांस्टेबल की किस्मत भी अच्छी थी कि वो वापस नहीं जा सका। फिर आपको इंस्पेक्टर पांडे के बारे में कैसी इतला मिली? मैंने उलझी हुई नजरों से उसे देखा। इंस्पेक्टर पांडे 6 आदमियों को लेकर यहाँ से गया था। एक सब इंस्पेक्टर, एक हवालदार और 4 कांस्टेबल। आज दोपहर 2 बजे के करीब 2 कांस्टेबल बड़ी खस्ता हालत में यहाँ पहुंचे थे। सारी बात उन्होंने ही बताई थी। एसीपी भंडारी चलने में खामोश रहा, फिर उन कांस्टेबलों से सुनी हुई बातों की तफसील बताने लगा। उसके कहने के मुताबिक कल पहाड़ी वाले मंदिर में काली की पूजा का आखिरी दिन था। इंस्पेक्टर पांडे ने किसी नाखुशगवार सूरत से निपटने के लिए अपने आदमी मंदिर में तैनात कर रखे थे। वो खुद 10 बजे के करीब सब इंस्पेक्टर के साथ मंदिर की पिछली तरफ गार में चला गया जहाँ सब कुछ जमा किया जाता है। 2 आदमियों को उसने पहाड़ी पर उस जगह भेज दिया जहाँ मंदिर के पीछे गार का खुफिया रास्ता निकलता है।
एक आदमी को उसने मंदिर के गेट पर और दूसरे को मूर्ति वाले चबूतरे के पीछे अंदरूनी गार की तरफ जाने वाले रास्ते पर मुतय्यन कर दिया था और उसे सख्ती से हदायत कर दी थी कि उसकी इजाजत के बगैर किसी को भी अंदरूनी गार की तरफ न आने दिया जाए। उस वक्त अंदरूनी गार में 2 पंडित भी थे जो वहां जमाशुदा दौलत का हिसाब लगा रहे थे। पांडे और सब इंस्पेक्टर को अंदरूनी गार में गए हुए 1 घंटा गुजर गया था। 11 बजे के करीब कलकत्ता वाले काली के मंदिर से आए हुए एक पंडित ने अंदर जाने की कोशिश की तो चबूतरे के पीछे खड़े हुए कांस्टेबल ने उसे रोक लिया, जबकि वो पंडित अंदर जाने के लिए बाजिद था। पंडित की जिद से मजबूर होकर कांस्टेबल भी उसके साथ गार के अंदर चला गया। गार के पिछले हिस्से में कदम रखते ही वो दोनों बदहवास हो गए। 2 पंडित गार में इस तरह पड़े हुए थे कि उनके गले कटे हुए थे और हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था, जबकि इंस्पेक्टर पांडे और सब इंस्पेक्टर गायब थे और गार में जमा किया जाने वाला मालो जर और नकद रकम भी गायब थी। कहीं एक तिनका तक नजर नहीं आ रहा था। जबकि कलकत्ता से आया हुआ वो पंडित एक दिन पहले जब मंदिर को लूटने की एक नाकाम कोशिश हो चुकी थी, अपनी आंखों से वहां दौलत के अंबार देख चुका था। पंडित और उस कांस्टेबल को समझने में देर नहीं लगी कि इंस्पेक्टर पांडे और उसका साथी सब इंस्पेक्टर गार के अंदर पंडितों को कत्ल करके मालो जर और नकदी लूट कर खुफिया रास्ते से फरार हो चुके हैं। पंडित चीखता हुआ बाहर आ गया। वो कांस्टेबल भी उसके साथ ही था। वो खौफ से थर थर कांप रहा था कि लोगों को जब पता चलेगा कि ये वारदात पुलिस वालों ने की है तो वो इन्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पंडित की चीखों पुकार से खलबली सी मच गई। हर शख्स गार में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। वो कांस्टेबल किसी तरह मंदिर से बाहर आ गया और मंदिर के गेट पर मुतय्यन अपने साथियों को लेकर वहां से भाग निकला। वो 2 बजे के करीब यहाँ पहुंचे और सूरत हाल से आगाह किया। हमारी इतला के मुताबिक इंस्पेक्टर पांडे को सब इंस्पेक्टर जगदेश, हवालदार मंगल सिंह और एक कांस्टेबल के साथ नीले रंग की एक कार में अलूर से दिल्ली की तरफ जाते हुए देखा गया है। क्या इंस्पेक्टर पांडे और उसके साथी वहाँ सरकारी ड्यूटी पर थे? मैंने भिंडारी के खामोश होने पर पूछा। हम सरकारी तौर पर वहाँ किसी की ड्यूटी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये बात रिकॉर्ड पर नहीं है कि इन पहाड़ियों में हर साल एक बहुत बड़ा मेला लगता है और उस काली के चरणों पर इंसानी जानों की भेंट दी जाती है। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, अब जानते हैं लोग धर्म के मामलात में कितने हसास होते हैं। मिस्टर भिंडारी ने कहा, देवी के चरणों पर इंसानी जान की भेंट सरी कत्ल है, लेकिन वो क्या है कि इन पंडितों के कुछ नेताओं की हिमायत हासिल है। 3 साल पहले उनके खिलाफ केस बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सरकार पर इस कदर दबाव डाला गया कि ये केस वापस लेना पड़ा। और वैसे भी ये लोग भेंट के लिए उन लोगों को पकड़ कर लाते हैं जिनका किरदार नहायत घिनौना होता है। चोर, डाकू, गुंडे, बदमाश और वो कातिल जो कानून को चक्कर देकर सजा से बच जाते हैं। वो लोग जो दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करते हैं लेकिन खुद हर सजा से बचे रहते हैं। ऐसे ही लोग इन पंडितों के हत्थे चढ़ जाते हैं और कानून को भी उन लोगों से कोई दिलचस्पी नहीं है। अजीब मंतिक है। मैंने कहा, गोया कानून ने इजाजत दे रखी है कि धर्म के नाम पर जिसको चाहो पकड़कर जिबा कर डालो। ये बात नहीं है हिम्मत सिंह जी, मिस्टर भिंडारी ने कहा। बाद मामलात में कानून की चश्म पोशी करनी पड़ती है। बहरहाल ये एक लंबी बहस है। आप हमारी मजबूरियों को नहीं समझ सकेंगे। हम तो कठपुतलियां हैं, दूसरों की उंगलियों के इशारे पर नाचने वाले। हमारे पास तो इतने इख्तियारात भी नहीं कि मेले में आने वालों को पहाड़ियों में दाखिल होने तक से रोक सके। हैरत है, आप इख्तियारात की बात कर रहे हैं, मजबूरियों का रोना रो रहे हैं। मैंने चिढ़ कर कहा, हिंदुस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पुलिस वालों के पास लामहदूद इख्तियारात हैं। एक मामूली सा कांस्टेबल भी किसी राजा को सड़क पर नंगा कर सकता है। और आप इस बहस में मत पड़े हिम्मत सिंह जी, भिंडारी ने मुझे टोक दिया। ठीक है, ये आपका मसला है। मैंने कहा, अभी ठाकुर जी ने बताया कि हम आपसे भी कुछ पूछना चाहते हैं। जी हाँ, भिंडारी संभल कर बैठ गया। आप लोग भी उस वक्त वहाँ मौजूद थे और आप लोगों ने मंदिर में डकैती की वारदात को नाकाम बनाया था, जिसमें 2 साधु मारे गए थे, एक मर्द और एक औरत। उनके अलावा 3-4 आदमी भी हलाक हुए थे। हमारा उन इलाकों से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कहा, मैं उन इलाकों से आपका कोई ताल्लुक साबित करने की कोशिश नहीं करूंगा। भिंडारी मुस्कुरा दिया। लेकिन मुझ तक जो इतलात पहुंची उनके मुताबिक आपको मालूम था कि इस किस्म की कोई वारदात होने वाली है और उससे कई रोज पहले आपने धूलपुर के पंडित सोबराज नामी एक शख्स को इंस्पेक्टर पांडे के हवाले किया था। उसका इस मामले से ताल्लुक था। ये बात आप उससे क्यों नहीं पूछ लेते? मैंने चुभती हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। जरूर पूछ लेता, भिंडारी बोला, बशर्ते कि वो यहाँ होता। क्या मतलब? मैं चौंक गया। आज सुबह सवेरे एक संतरी को कत्ल करके वो हवालात से फरार हो गया है, भिंडारी ने जवाब दिया। ओह, मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला। चंद लम्हों की खामोशी के बाद मैंने कहा, बात दरअसल ये है कि मिस्टर भिंडारी, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। मुझे दारा नामी एक ऐसे शख्स की तलाश थी जो हमारे साथ फरार कर चुका है। उसने जयपुर में ठाकुर जी के रेस्टोरेंट को भी आग लगवा कर तबाह कर दिया। हम उसकी तलाश में थे। हमें पता चला कि वो अपने 2 गुर्गों के साथ साधुओं के बेस में सार्स का आया हुआ है। हम उसकी तलाश में आए थे कि बीच में गंगोली चौधरी वाला वाकया पेश आ गया। हमारी एक दोस्त भी उसकी लपेट में आ गई, जिसे छुड़ाने के लिए हमें बहुत कष्ट उठाना पड़ा। बहरहाल उस वाकये के बाद हमने अपने असल काम की तरफ तवज्जो दी तो हमें पता चला कि वो साधु धूलपुर के मंदिर में छुपे हुए हैं। वो तीनों साधु हमारे पहुंचने से पहले धूलपुर जा चुके थे। हमारा सामना पंडित सोबराज से हो गया, जिसने इंकशाफ किया कि उन 3 साधु में एक औरत भी है।
मैंने जरा सख्ती की तो पंडित सोबराज खुल गया। उसने उनके बारे में कुछ ऐसे सनसनीखेज इंकिशाफात किए कि मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता था। मैं चलने में खामोश रहने के बाद चित्तौड़गढ़ उस 9 उम्र लड़की के बारे में बताने लगा जो सोबराज और बलवंत सिंह की हवस की भीड़ चढ़ गई थी। उस तफसील के बाद मैंने वाकयात को आगे बढ़ाते हुए कहा, उन 3 साधु में एक तो वो खूबसूरत दराज कामत लड़की थी जिसका नाम अंबर था। वो हमारी एक अजीज डॉक्टर राधा की बांजी थी। दारा और बलवंत सिंह ने उसे जबरदस्ती अपने साथ रखा हुआ था। वो उन दोनों के हाथों ब्लैकमेल हो रही थी। मिलाकर बलवंत सिंह के हाथों मारी गई। दूसरा हमारा मतलूबा आदमी दारा और तीसरा बलवंत सिंह था। बलवंत सिंह खुद तो 9 उम्र लड़की के कत्ल में मुलव्वस होने के बावजूद पंडित सोबराज को ब्लैकमेल कर रहा था। पंडित सोबराज ही ने हमें बताया कि वो तीनों साधु पहाड़ियों में काली के मेले में गए हैं। वहाँ उनका कोई बड़ी वारदात करने का इरादा है और उसके बाद वो धूलपुर वापस आकर चंद रोज उसके यहाँ पना लेंगे। मैंने पंडित सोबराज को इंस्पेक्टर पांडे के हवाले कर दिया कि चित्तौड़गढ़ में उस लड़की के कत्ल के बारे में तहकीकात करे। उसी अगले रोज ठाकुर जी और उनकी दोस्त रूपमती को हादसा पेश आ गया और हम कई रोज तक किसी और तरफ तवज्जो नहीं दे सके और फिर हम भी साधुओं के बेस में मेले पहुंच गए। हमारा बेस बदलने के मकसद ये था कि दारा और उसके साथी हमें पहचान कर भाग ना जाए। इसी दौरान में वहाँ इंस्पेक्टर पांडे से मुलाकात हो गई और वहाँ जो कुछ भी हुआ वो आपके आदमी आपको बता चुके हैं। क्या इंस्पेक्टर पांडे ने यह बताया कि वो सरकारी ड्यूटी पर है? मेरे खामोश होने पर भिंडारी ने पूछा। इंस्पेक्टर जारमनी दास इस दौरान में खामोश बैठा रहा था और ठाकुर ने भी हम दोनों की गुफ्तगू में कोई मुदाखलत नहीं की थी। नहीं, मैंने जवाब दिया। मैंने उससे ये सवाल किया था और उसने बताया था कि वो पूजा के लिए आया हुआ है। मंदिर के पीछे वाले गार में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद इंस्पेक्टर पांडे ने उस खजाने की हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली थी और मुझे इत्मीनान भी हो गया था कि अब वहाँ ऐसी कोई गड़बड़ नहीं हो सकेगी। इसी दौरान में रात को हमारी ये दोस्त मैंने जानकी की तरफ इशारा किया, पहाड़ी से गिरकर जख्मी हो गई और इंस्पेक्टर पांडे ने बड़ी मेहरबानी की कि हमें अपनी जीप में यहाँ भेज दिया। मेरी इस कहानी में थोड़ा सा झूठ भी शामिल था दारा और बलवंत सिंह के बारे में, क्योंकि उन दोनों के बारे में अगर असल बात बता दी जाती तो हमारे लिए कुछ पेचीदगियां पैदा हो सकती थी। बलवंत सिंह अगरचे ठाकुर के हाथों अपने अंजाम को पहुंच चुका था, लेकिन मैंने उसकी हलाकत भी पुलिस के खाते में डाल दी थी। वहाँ कानून भी बेबस हो गया था, तो हमें अपने आप को इस मामले में मुलव्वस करने की क्या जरूरत थी। एसीपी भिंडारी और इंस्पेक्टर जारमनी दास काफी देर तक मुझसे और ठाकुर से सवालात करते रहे। शायद उनका ख्याल था कि हम भी इंस्पेक्टर पांडे के साथ उस डकैती में मुलव्वस हो सकते हैं। मिस्टर भिंडारी, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, पहाड़ियों में लगने वाला ये मेला किसी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है। आपका कानून भी इससे कतई लाइल्म है। 3 दिनों के दौरान में उन पहाड़ियों में कम से कम 10 अफराद हलाक हो चुके हैं। 3 को तो काली के कदमों में ज़िबा किया गया और बाकी पुलिस या इंस्पेक्टर पांडे और उसके आदमियों के हाथों मारे गए। कानून इन 10 हलाकतों को नजरअंदाज कर रहा है, तो मंदिर में डकैती की वारदात को इतनी ज्यादा अहमियत क्यों दी जा रही है? क्या लूटी जाने वाली वो दौलत 10-11 इंसानी जानों से ज्यादा कीमती है? मेला रिकॉर्ड पर नहीं है, लेकिन काली का मंदिर अपना वजूद रखता है, भिंडारी ने जवाब दिया। हम मेले के हवाले से इन हलाकतों को सरकारी कागजात पर नहीं ला सकते, लेकिन मंदिर में होने वाली डकैती को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसकी तहकीकात तो हमें करनी पड़ेगी। 4-5 पंडित इस वक्त भी मेरे दफ्तर के सामने धरना देकर बैठे हुए हैं। आप उन पंडितों और पुजारियों को अच्छी तरह जानते हैं। इंसानी जिंदगी उनके नजदीक कोई मानी नहीं रखती। दौलत को उनके धर्म में सबसे ज्यादा अहमियत हासिल है, ये उसकी पूजा करते हैं। काली के उस मंदिर में 3 पंडितों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। इनके खिलाफ कोई एहतजाज नहीं किया गया, लेकिन दौलत लूट जाने से इनकी मियां मरी जा रही है। हम इस सिलसिले में आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? ठाकुर ने पहली मर्तबा जबान खोली। हम जो कुछ जानते थे वो आपको बता दिया। हम किसी के दिल का हाल तो नहीं जानते। हमें क्या मालूम था कि इंस्पेक्टर पांडे ने पहले ही से ऐसा कोई मंसूबा बना रखा था। ठीक है ठाकुर जी, भिंडारी गहरा सांस लेते हुए बोला। आप लोगों को जहमत दी, उसके लिए मादर चाहता हूँ। उठकर खड़ा हो गया और मुझे हाथ मिलाते हुए बोला, अपना ख्याल रखना हिम्मत सिंह जी। गंगूली चौधरी का जिंदा बच जाने वाला आदमी अनुपम तुम्हारे लिए किसी वक्त खतरनाक साबित हो सकता है। शुक्रिया, मैं ख्याल रखूंगा, मैंने जवाब दिया।